हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका SR91 के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज डीएलएड का दूसरा क्लास है। तो देखिए, आज आप लोगों को क्वेश्चन जो बताने वाले हैं वो साइंस का है। उस दिन सामान्य ज्ञान का था, जीके का। आज साइंस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा है जो सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आप लोग बताइए। ऑप्शन है हल्दी, मिथाइल ऑरेंज और फिनॉल प्लेथिलीन, उसके बाद मूली। कौन ऐसा है जो कि सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, बताइए। तो देखिए, इसका आंसर जो होगा, सूचक की तरह कौन सा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। हल्दी हो गया जो कि सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज भी सूचक की शामिल में आता है, सूचक की शामिल में सूची में आता है। और ये जो है फिनॉल फिलेथिन, ये भी सूचक की मतलब अथी है, लेकिन मूली सूचक का उदाहरण में नहीं आएगा। यानी कि मूली जो है ये इस्तेमाल करने वाला सूचक में से नहीं आता है। तो याद रखिएगा, ये तीनों जो है आपका हल्दी हो गया, मिथाइल ऑरेंज और फिनलॉन फ्लेथिन, ये तीनों जो हैं, तीनों का इस्तेमाल अम्ल क्षार सूचक की तरह होता है। यानी अम्ल क्षार, ऐसे आप याद कर लीजिएगा, अम्ल क्षार सूचक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आप सूचक की तरह पूछा था, देख सकते हैं। सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर मूली हो जाएगा। सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है मूली को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 क्वेश्चन है आपका कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की, यानी किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न करता है। यानी कि जब 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है तो वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होता है, यानी वह वस्तु में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, बताइए आप। इसका आंसर बताइए, कैसे बनाएंगे इसको। तो देखिए, पहले तो एगो आप फार्मूला याद रखिएगा। तो देखिए, ये फार्मूला याद रख लीजिएगा आप कि त्वरण जो होता है, त्वरण, ये त्वरण बराबर सूत्र होता है। त्वरण को हम दर्शाते हैं ए से। मान लीजिए इसको ए मान लिए, इसको दर्शाएंगे हम। तो त्वरण वाला बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा F बटे मास, यानी कि फोर्स मतलब बल। क्या होता है? बल अब बटे मास, यानी कि द्रव्यमान, जितना भी हो जाए द्रव्यमान, ये द्रव हो गया। तो ये फार्मूला आप पहले याद रख लीजिए। त्वरण बराबर फार्मूला क्या होता है? फोर्स, यानी कि बल बटे द्रव्यमान। अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं हम। तो देखिए, तो ये त्वरण जो था, जिसको हम ए से अभी दर्शाए थे, तो ए बराबर क्या निकलेगा? ए बराबर निकलेगा आपका कितना न्यूटन है, यानी बल कितना दिया है? 1 न्यूटन बल दिया। तो चलिए 1 दे दिए, यानी कि यहाँ पे निकाल रहे हैं इसको, यहाँ से शुरू से। जैसे कि 1 न्यूटन है, तो 1 न्यूटन यानी कि बल का था, 1 न्यूटन था, 1 न्यूटन लिए, यानी बल था। उसके बाद जो द्रव्यमान है यानी मास, वो द्रव्यमान कितना है? 1 किलो है, यानी कि द्रव्यमान भी कितना है? 1 है, यानी 1 केजी है और 1 न्यूटन है। अब इसको कटाएंगे तो दोनों को तो क्या हो जाएगा? इसके बराबर क्या हो जाएगा? ए बराबर, यानी त्वरण बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि ए बराबर हो जाएगा 1 होगा, 1 और n बटे क्या है? के। तो अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए इसको जब 1 से 1 कट गया तो 1 आ गया, यानी 1 आया। अब n बाई जो यहाँ पे n और n बटे के जो लिखा हुआ है, n बाई के, यानी कि न्यूटन बटे ये m है ना, न्यूटन बटे m, यानी कि मास। इनका ही मतलब SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे मीटर प्रति क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो मीटर प्रति स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर। मीटर
मीटर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपका आंसर ये जहाँ पे होगा, त्वरण बराबर 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही होगा आंसर। तो 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर नहीं है, 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन सी में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 3 नंबर प्रश्न है, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। कहता है कि एक तत्व जो है जिनकी परमाणु संख्या कितनी है, 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना है कि तत्व जो जिसकी संख्या 15 है, तत्व वर्ग 15 का समूह है। तो ये 15 का समूह है कि नहीं अभी बताएंगे चेक करके। तत्व की संयोगिता 3 है, यानी कि ये इनके जो संयोगिता है तत्व की वो 3 है। तत्व अधातु हैं, बताइए कौन सा इसमें सही है। उसके बाद ऑप्शन डी में लिखा हुआ है इनमें से सभी। तो बताइए इनमें से सभी होगा सही या क्या सही है, अब बताइए। तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। फास्फोरस तत्व की परमाणु संख्या जो है, ये देखिए फास्फोरस तत्व की, यानी फास्फोरस तत्व की परमाणु संख्या जो है वो 15 है। ये तो बिल्कुल है, ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। उसके बाद कहता है कि इसमें फास्फोरस तत्व की परमाणु संख्या 15 है। उसके बाद देखिए अब इसका कैसे हम निकालते हैं संयोजक, यानी संयोजक कैसे निकालेंगे। तो फास्फोरस 15 बराबर, यानी P15 बराबर 2 हो गया, कोमा 8 हो गया और कोमा 5 हो गया। जब भी तत्व की संयोजक संख्या निकालना है तो ये कैसे निकाला जाता है। तो जो दूसरा अंक है और अंतिम अंक को माइनस कर देना है। दूसरा अंक कितना है 8, इसको 5 को माइनस कर देंगे, कितना हो गया 3। तो इसका संयोजक जो है, संयोजक संख्या, संयोजकता जिसको बोलते हैं, वो 3 है। तो 3 निकला, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या सही है। तत्व कहता है कि अधातु है क्या, तो यह एक आधात्विक तत्व है। ये जो फास्फोरस है ये एक आधात्विक तत्व है। तो ऑप्शन ये भी सही है। इसका मतलब इनमें से सभी सही होगा। तो कहता है कि एक तत्व, फिर से क्वेश्चन देखिए, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 15 है, उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही कथन सही है। यानी ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 15 भी है, तत्व की संयोगिता 3 भी है और तत्व अधातु है। तो फास्फोरस है, क्या है, फास्फोरस। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन के अनुसार क्या है, तीनों यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा तो याद रखिएगा कौन सा तत्व है, तो फास्फोरस है। कौन सा है, फास्फोरस है। तो इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा। किसकी परमाणु संख्या 15 है, फास्फोरस की। फास्फोरस की परमाणु संख्या कितनी है, 15, और संयोजिता कितना निकला, 3। और तत्व क्या है, अधातु भी है। क्या है, आधात्विक तत्व है। चलिए तब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किंगडम मोनेरा शामिल है, यानी किसके अंतर्गत शामिल है। किंगडम जो मोनेरा है ये किसके अंतर्गत शामिल होता है। बैक्टीरिया है क्या, या डायनोफिलेक्टिक्स, ये सब क्या है ये, तो ये बैक्टीरिया है। क्या है, मोनेरा किंगडम जो है यह एक बैक्टीरिया है। तो एक बार इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि मोनेरा किंगडम जो है जंतु जगत के 5 भागों में से एक है। कितना है, 5 भागों में से। यानी कि मोनेरा किंगडम जो है, ये मोनेरा किंगडम जंतु जगत के 5 भागों में से एक है। इसके अंतर्गत एक कोशीय जीव और प्रोकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। यानी मोनेरा किंगडम के अंतर्गत किनको रखा गया है। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत देखिए किसको किसको रखा गया है। तो एक कोशिकीय, इसके अंतर्गत जो है एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव हो गया। एक कोशिकीय जीव और इसमें क्या है,
प्रोकैरियोटिक जीव, ये दोनों का क्या है, मिश्रण है। ये दोनों इसमें शामिल किया जाते हैं। ये सभी जीव अति सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं। जो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जो भी जीव आते हैं वो क्या होते हैं, सूक्ष्म प्रकृति के होते हैं। और बैक्टीरिया भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा कि मोनेरा किंगडम के अंतर्गत क्या शामिल होगा, तो बैक्टीरिया शामिल होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नंबर की तरफ चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, दो अलग अलग धातुओं से बने गोलों को पानी में डुबोने पर, यानी दो अलग अलग धातु हैं, जैसे एक यहाँ है एक यहाँ है, उसको पानी में डुबोने पर कहता है कि पानी में डुबोने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं। यानी कि दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं। तो तब दोनों गोलों का समान होगा, यानी दोनों गोलों का समान कितना होगा, यानी कितना आयतन होगा, कितना होगा, तो बताइए। तो जब दो मतलब अलग अलग धातुओं से बने गोले हैं, गोलों को पानी में डुबाया जाता है, डुबाने पर दोनों समान उत्प्लावन बल का अनुभव करते हैं, यानी दोनों में समान उत्प्लावन बल भरा गया है। तो दोनों गोलों का समान क्या होगा, तो दोनों गोलों का समान क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि दोनों समान चलेगा, दोनों समान रहेगा तो दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, समान रहेगा। दोनों का समान होगा, क्या समान होगा, तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। यानी दोनों ने कितना कितना जगह छेकेगा, बराबर ही छेकेगा जगह, यानी दोनों का क्षेत्र क्या रहेगा, बराबर रहेगा, तो उसको आयतन बोलते हैं। तो दोनों का आयतन क्या होगा, समान होगा। ऐसे इसका आंसर क्या मारेंगे, आयतन मारेंगे, द्रव्यमान नहीं। द्रव्यमान तो किसी का कम या बेस भी हो सकता है, घनत्व भी कम बेस हो सकता है, छोटा बड़ा। उसके बाद आयतन क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो आयतन समान होगा। चलिए अब अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि एलपीजी में कौन हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, यानी जो एलपीजी गैस होता है उसमें उसके अंतर्गत कौन हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है। तो इसके अंतर्गत हम बताए थे पिछले क्लास में कि प्रोपेन भी आते हैं, और एन न्यूटन ब्यूटेन हो गया ये भी आता है, और आइसोब्यूटेन ये भी आते हैं। तो इनमें से सभी आते हैं। तो एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, तो इनमें से सभी। अब इसका प्रमुख कुछ जो कि प्रमुख आयतन थी है, एलपीजी में कौन सा हाइड्रोकार्बन मौजूद होता है, तो प्रमुख रूप से कौन मौजूद होता है, तो ये आप जान लीजिए। तो प्रमुख रूप से जो मौजूद होता है वो रहता है कौन, वो रहता है अवयव ब्यूटेन, अवयव ब्यूटेन जो है ये प्रमुख रूप से इसमें मौजूद रहता है, किसमें, एलपीजी गैस में। तो आइसोब्यूटेन इसको बोल सकते हैं, अवयव ब्यूटेन को क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन। इसका आंसर प्रमुख रूप से होता, पर यहाँ पे आंसर क्या होगा, सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं अब बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कहता है, देखिए कहता है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब, यानी 100 वाट का कोई विद्युत बल्ब है, 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, यानी 250 जो विद्युत का जो तार है उससे उसको जोड़ा जाता है। बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, यानी बल्ब से जो प्रभावित धारा है, यानी कितना धारा मतलब वो खींचता होगा, बताइए। तो उसका मान बताना है, एम्पियर में बताना है, कितना एम्पियर में जाएगा, धारा कितना एम्पियर में होगा। तो ये भी फॉर्मूला पर ही बनेगा, ये भी कैसे बनेगा, फॉर्मूला से ही बनेगा। तो इसको देखिए हम बता रहे हैं, याद रखिएगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे P है और एक क्या है, I है। P हो गया और एक I हो गया, और एक है V, क्या है, V। तीनों का पहले आप मान देख लीजिए क्या मतलब होता है, इसका बराबर इसका बराबर। तीनों का अर्थ क्या होता है, P का मतलब होता है वाट, क्या होता है, वाट, यानी कि जैसे यहाँ पे 100 वाट का बल्ब है। उसके बाद है I का मतलब होता है विद्युत धारा, क्या होता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा। तो यहाँ पे धारा लिख लिए, विद्युत धारा। उसके बाद जो V लिखे हैं इसका मतलब वोल्ट हो गया, क्या हो गया, वोल्ट, यानी V, इसीलिए इसको V से दर्शाते हैं। जैसे जितना भी वोल्ट का रहता है, जैसे कि 250 वोल्ट है,
और P यानी कि वाट कितने का है, 100 वाट है। उसके बाद I यानी विद्युत धारा कितना है, विद्युत धारा ही निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो विद्युत धारा निकालना है, विद्युत धारा बराबर कितना मतलब आएगा, एम्पियर। अब आपको यहाँ तक समझ में ज़रूर आया होगा। अब फार्मूला जो होता है यहाँ पे देखिए, P बराबर फार्मूला क्या होगा, वी आई, क्या होता है, वी आई, यानी P बराबर वी आई फार्मूला है। P बराबर क्या है, फार्मूला वी आई है। अब हमको विद्युत धारा निकालना है, क्योंकि विद्युत कहता है कि बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, बल्ब से प्रभावित धारा का मान क्या होगा, तो धारा निकालना यानी विद्युत धारा निकालना है। तब विद्युत धारा बराबर सूत्र क्या होगा बताइए। तो आई को हम इधर से ला देते हैं तो ये विद्युत धारा हो गया, हो गया कि नहीं, ये विद्युत धारा हो गया। आई को इधर लाए तो विद्युत धारा हो गया। अब विद्युत धारा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे वोल्ट तो पहले से है, पी किधर आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि ऐसे आपको समझ में नहीं आया होगा, रुकिए 1 मिनट, आपको इस तरह से समझ में आएगा। जैसे आप देखिए, फिर से लिख देते हैं तब समझ में आएगा। देखिए P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी आई, हमको विद्युत धारा निकालना है ना, तो I को दर्शाएंगे विद्युत धारा से, तो I इधर ही छोड़ देते हैं। जैसे इधर हम I छोड़ दिए, यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे क्या है, P है, ये V को इस साइड ला देते हैं, P के साइड में, क्योंकि ये गुना में है, इधर I को तो भाग में आ जाएगा। तो अब क्या हो गया, P बटे V बराबर I, यानी कि I बराबर क्या हो गया, P बटे V, यानी विद्युत धारा बराबर क्या निकाल रहा है। अब आप देख सकते हैं विद्युत धारा बराबर क्या निकला, वाट। वाट मतलब कितना है यहाँ पे बताइए। अब वाट निकालिए, वाट कितना का था, 100 वाट का था, तो 100 वाट ले लीजिए, 100 वाट। और उसके बाद क्या था, नीचे में वोल्ट है, वोल्ट कितना है, 250 वोल्ट है, कितना है, 250 वोल्ट। और बराबर क्या है, आई, यानी कि विद्युत धारा। तो विद्युत धारा बराबर इतना निकल गया। तो अब इसको क्या करेंगे, तो कितना हो जाएगा कटाने के बाद, देखिए कटा करके चेक कर लीजिए। 25 से कटा लीजिए, जैसे 25 से कटाते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे 25 है, तो 25 चौक कितना हो गया, 100, और 25 का 25, एक ठो 0, तो इधर भी कट गया, इधर भी कट गया। अब यहाँ पे कितना बचा है, 25 चौक 100, यहाँ पे 10 है, तो 10 है, तो यहाँ पे कैसे आया, इधर देखिए, तो यहाँ पे 10 है, तो एक 0 है, तो एक अंक के बाद यानी यहाँ पे 4 है, तो 4 के पहले यानी एक अंक के पहले यहाँ पे क्या दे देंगे, 0, यानी एक अंक के पहले यहाँ पे दशमलव दे देंगे, आगे में तो 0 छुपा हुआ रहेगा, तो 0.4 क्या हो गया, एम्पियर हो गया। एम्पियर में ये आ गया आंसर। तो 0.4 एम्पियर कहाँ पे, यहाँ पे है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, 0.4 एम्पियर। अगर कटाने में दिक्कत हुआ होगा किसी को तो एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। आई बराबर कितना होता है, कितना आया था, 100 वोल्ट, कितना आया, 100 वाट आया, वाट, 100 वाट अब बटे 250 वोल्ट। अब इसको कटाइए, तो देखिए पहले तो कैसे कटाएंगे, 25 से कटा देते हैं, 25 का 25 हो गया, और 25 चौक 100, 25 चौक 100, 25 का 25, यहाँ पे एगो 0 बचा था, ये 0 रहने दीजिए, पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया, ये भी पूरा कट गया। अब 4 वाट अब बटे 100 वोल्ट है। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है 10 जो है, यानी कि एक 0 है, कितना 0, एक 0 है, तो ये एक 0 के पहले यानी कि एक 0 है, तो एक अंक के पहले यहाँ पे क्या देंगे, दशमलव, और उसके आगे भी तो 0 कुछ तो 0 होगा, तो 0 दशमलव कितना हो गया, 4, यानी कि 0.4 हो गया एम्पियर, कितना, एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 नंबर प्रश्न है कि इंजेक्शन देने के पूर्व, यानी डॉक्टर ने जब इंजेक्शन देता है उससे पहले स्पिरिट लगाते हैं, क्या लगाते हैं, स्पिरिट मतलब लगाते हैं। फिर कहता है कि एक स्पिरिट लगाते समय हमारी त्वचा बहुत ठंडक महसूस करता है, क्यों।
यानी कि स्पिरिट लगाते समय, यानी एक स्पिरिट लगाते समय, यानी सुई जब लगाते हैं तो उस समय हमारी त्वचा जो है वो बहुत ठंडक मतलब महसूस करता है। क्यों करता है ठंडक महसूस? तो देखिए ऑप्शन लिखा हुआ यहाँ पे कि स्पिरिट कम तापमान पर है, उसके बाद है स्पिरिट हमारे शरीर से तापमान पाकर वाष्पीकृत हो जाते हैं, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है कि त्वचा में मौजूद बैक्टीरिया को स्पिरिट नष्ट कर देता है। तो ये तो सही नहीं है बच्चों। तो देखिए ऑप्शन सी तो सही नहीं होगा, और यहाँ पे ऑप्शन डी जो लिखा है ये भी गलत है। उसके बाद है ऑप्शन बी नंबर और ए नंबर। देखिए ऑप्शन बी में कि स्पिरिट हमारे शरीर से ताप पाकर, यानी तापमान पाकर वाष्पीकृत हो जाते हैं, यही इसका आंसर होगा। स्पिरिट कम तापमान पर है, नहीं, कम तापमान पर नहीं है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। ये क्वेश्चन का कुछ नोट है कि कहता है कि डॉक्टर के द्वारा सुई देते समय प्रयुक्त स्पिरिट जो वोलेटाइल है वो प्राकृतिक के होते हैं, यानी कि स्पिरिट जो है प्रकृति के होते हैं। अतः स्पिरिट हमारे शरीर पर लगने के बाद हमारे शरीर का जो तापमान है, तापमान को अवशोषित कर वाष्पीकृत हो जाते हैं और हमें ठंड महसूस होता है। यानी स्पिरिट हमारे शरीर पर लगने से ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है। क्या हो जाते हैं? वाष्पीकृत, मतलब ठंडा महसूस करने लगता है तब वो। इसीलिए सुई देते समय क्या हो जाता है, हमारा त्वचा ठंड महसूस करने लगता है, यानी ठंडा हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि यह भी प्रश्न आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है कि मानव नेत्र में, यानी मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? बताइए मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो हम आपको बताना चाहते हैं कि मानव के नेत्र मतलब मानव के आँख में उत्तल लेंस पाया जाता है। कैसा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। यह लेंस किसी वस्तु से आती है, यानी किसी वस्तु से आती हुई समांतर किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। यानी ये जो मतलब लेंस है उत्तल लेंस, ये किसी वस्तु को, यानी कोई वस्तु को आती हुई समांतर किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। यानी कि आप जहाँ देखिएगा तो उस रेटिना पे क्या करता है, फोकस डालता है। तो यही तो पूछेगा कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाई जाती है, तो ये उत्तल लेंस पाई जाती है। चलिए इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या है, 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक हॉल का फर्श 8 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा है। एक चींटी इसके कोने से विकर्णता, यानी कि एक कोना से दूसरे कोने की ओर सम्मुख दूसरे कोने तक जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा? जैसे कि अभी देखिए बनाते हैं इसको। जैसे कि एक हॉल का फर्श 8 मीटर क्या है, लंबा है। जिससे चलिए ये 8 मीटर क्या हो गया, लंबा हो गया। कितना मीटर है? 8 मीटर। ये 8 मीटर क्या है, लंबा है। कहता है 6 मीटर चौड़ा। और चौड़ी और ऊंचाई एक ही होता है, तो ऊंचाई कितना है? चलिए ये ऊंचाई हो गया, इसको चौड़ाई बोल सकते हैं। 6 मीटर है, कितना मीटर? 6 मीटर ऊंचाई हो गया, ये तो चौड़ाई बोल सकते हैं, चौड़ाई या ऊंचाई। एक चींटी इसके कोने से विकर्णता, अब इसको हम बना लेते हैं ऐसे, एक दूसरे का कोना जाना चाहिए ना, ऐसे बना दिए। फिर कहता है विकर्णता सम्मुख दूसरे कोने तक जाती है। यानी ये कोना, जैसे मान लो ये ए है, ये बिंदु क्या है, ए बिंदु है, ये बिंदु ए है। तो ये ए बिंदु जो है यहाँ से कहाँ आती है, चींटी यहाँ आती है। ये मान लीजिए एक्स बिंदु है, यहाँ तक आती है। तो फिर क्वेश्चन क्या कहता है, जाए तो चींटी का विस्थापन क्या होगा? यानी चींटी का विस्थापन की क्या होगा, यानी कितनी दूरी हो गई, इसको निकाल करके बताना है। 1 मिनट रुकिए, ख़त्म हो गया। एक बार फिर से हम बना देते हैं। जैसे कि ये कितना था, लंबाई 8 मीटर था और चौड़ाई कितना था, 6 मीटर था। 6 मीटर चौड़ाई, इसको बराबर करके इधर लेके चले गए। फिर यहाँ से हो गया, ई हो गया, ए क्या है, ए बिंदु है। यहाँ से कितना मीटर,
यहाँ पे आया एक्स पे, जब आती है तो इसका दूरी पूछा, यानी विस्थापन मतलब दूरी होता है, कितना दूरी गया ये। तो अब दूरी निकालना है तो ये यही तो सूत्र था, ये ए एक्स, जैसे कि ए एक्स बराबर फार्मूला निकल जाएगा आपका। तो ये 6 हो गया, ये 8 हो गया। तो आप फार्मूला लगा सकते हैं वर्ग वाला जो कि रहता था, जैसे कि 8 का 6 का स्क्वायर, लंबा ऊंचाई कितनी है 6 फीट स्क्वायर, और उसके बाद प्लस एक लंबाई कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर, टोटल मिला करके कितना हो जाता है वर्ग के अंतर्गत, जैसे कि 6 का 6 गुना 6 36 हो गया, और उसके बाद प्लस और 88 64, तो 36 और 64 को ऐड कीजिए जल्दी से फटाक से, और इसके वर्ग के अंतर्गत तो कितना हो गया 6 और 4 10, 6 4 10 बाकी 1, उसके बाद है 6 4 6 3 9 1 10, यानी 100 वर्ग के अंतर्गत कितना है 100। अब इससे वर्गमूल निकलेगा, कितना निकलेगा, जैसे इसका जोड़ा लगा दिए तो 1 तो बाहर हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, तो इसका आंसर कितना हो गया 10, यानी कि 10 मीटर। आंसर क्या हो जाएगा 10 मीटर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी में 10 मीटर होगा लिखा हुआ, देख लीजिए ऑप्शन डी में क्या है 10 मीटर, तो 10 मीटर आंसर हो गया। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ओजोन परत में छिद्र होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, यानी ओजोन परत में छिद्र होने के कारण मानव शरीर का कौन सा अंग सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो देखिए इसका आंसर हम बनाएंगे, तो आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो मनुष्य का जो त्वचा होता है वो ज़्यादा प्रभावित होता है, त्वचा, तो त्वचा इसका आंसर हो गया। 11 का आंसर क्या होगा त्वचा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, यानी कि मूलांकुर के अलावा पौधे के किस अन्य भागों से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती हैं, तो वो क्या कहलाती हैं बताइए। तो मूलांकुर के अतिरिक्त यानी अलावा, मूलांकुर के अलावा पौधों के अन्य भागों से विकसित होने वाली जड़ें जो क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, अपस्थानिक, यहाँ पे लिखा होगा अपस्थानिक जड़, या तो साहसी जड़ बोल सकते हैं, साहसी जड़ बोलिए, या तो अपस्थानिक जड़ कहलाते हैं, ये भी बोल सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहते हैं बच्चों, कि परमाणु के बहानतम कक्षा में, यानी परमाणु के जो परमाणु होते हैं, परमाणु के बहामतक मतलब बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, यानी परमाणु के जो बाहरी कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले तो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकर्ता, संयोजिक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आंसर तो इसका ई होगा, यानी कहता है कि इलेक्ट्रॉन उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, कितनी होती है ये नहीं पूछा आपसे पूछा है कि क्या कहलाती है, यानी परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, संख्या होती है मतलब क्या होती है, क्या कहलाती है। ऑप्शन में ये नहीं दिया कि कितनी होती है, ऑप्शन में दिया कि संयोगी इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है, संयोगी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कहलाती है। परमाणु के अतिरिक्त कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों क्वेश्चन को जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। परमाणु के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, यानी परमाणु के जो बाहरी कक्ष हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाती है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के जो आंतरिक भाग है, यानी कि परमाणु के जो आंतरिक कक्षा है, यानी आंतरिक, यहाँ पे लिख देते हैं आंतरिक, आंतरिक कक्षा, आंतरिक कक्षाओं में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं,
यानी कि जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं, कोर। यानी आप देख सकते हैं कि आंतरिक है, यानी आंतरिक तो कोर के अंदर ही होगा कि नहीं, इसीलिए कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कोर इलेक्ट्रॉन। और जो बाहरी कक्ष में होते हैं वो क्या कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। एक बाहरी कक्षा में पूछा है तो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं, और एक आंतरिक कक्षा में पूछेगा तो कोर इलेक्ट्रॉन। चलिए, आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। अब 14 नंबर प्रश्न कहता है कि 1 मीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है। कितना विभाग है, 20 विभाग है। इसका अल्पतमांक क्या है, इसका अल्पतमांक क्या होगा, बताइए। तो इसका भी फॉर्मूला से, इसका भी आंसर कैसे आएगा, फॉर्मूला से ही आएगा। जैसे अल्पतमांक बराबर, जैसे कि 1 विभाग मान लीजिए, जैसे कि 1 विभाग पूछा है ना, तो 1 भाग बराबर जैसे निकाल देते हैं। 1 भाग बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे कि जितना भी एम्पियर है, कितना एम्पियर है, 2 एम्पियर है। पहले डेडिर पारिए, 2 एम्पियर, और कितना विभाग के बीच है, 20 विभाग। तो 20 निकाल दीजिए, अब कटा दीजिए। जैसे कि 2 से इधर कटा दिए, 2 कितना में, जैसे 2 का 2 एक बार में कटा, इधर कटा 2 का 2, इधर 0 बच गया, ऊपर में कुछ नहीं है। अब ये ऊपर में क्या है, एम्पियर है, और ये 20 क्या है आपका, 20 विभाग है। तो अब ये कितना एम्पियर हो गया, बताइए आप कैसे निकलेगा। बराबर, जैसे यहाँ पे 0 है तो 1 0 है, तो ऊपर में यहाँ पे 1 अंक के पहले क्या दे देंगे, दशमलव। तो 1 है, ये है, तो 1 के पहले क्या हो गया, दशमलव। उसके आगे क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0.1 एम्पियर। ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पे आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन में 0.1 एम्पियर। ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कोशिका का आयतन बढ़ जाता है अगर बाहरी विलय हो। यानी इसमें क्या विलय होता है, यानी क्या इसमें मिल जाता है जिसके कारण कोशिका का आयतन क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर जो होगा ये होगा हाइपोटोनिक। क्या होगा, हाइपोटोनिक। अब कैसे होगा, देखिए हाइपोटोनिक की परिस्थिति में, यानी परिस्थिति में, यानी जब हाइपोटोनिक इसमें विलय हो जाते हैं, उस स्थिति में कोशिका का आंतरिक सांद्रक कोश जो होता है वो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाते हैं। तो इसमें क्या मिलने के कारण, हाइपोटोनिक मिलने के कारण। तो 15 का ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि पौधों के नस्लों में सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। यानी पौधे का जो नस्ल है उसमें सुधार करने का लक्ष्य उत्पादित करना है। कैसे सुधार करेंगे, रोग मुक्ति प्रजातियाँ, यानी कि जैसे जिससे कि रोग जो होता है वो मुक्ति प्रजातियाँ, यानी ऐसा प्रजाति उसमें देना है ताकि मुक्त हो जाए रोग से। तो ये तो ऑप्शन सही है। उसके बाद है ऑप्शन नंबर बी आपके पास है। बी नंबर कहता है अधिक उपज देने वाली प्रजातियाँ, यानी जो अधिक उपज देते हैं वो प्रजातियाँ। ये इसमें क्या सही है, बताइए। तो ये भी इसका क्या होगा, सही ही होगा। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, शीघ्र परिपक्व होने वाली प्रजातियाँ, जो कि शीघ्र मतलब जल्द ही मतलब परिपक्व हो जाती है, यानी पक जाती है, वैसी प्रजातियाँ। तो इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा, सभी यहाँ पे आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कहता है। 17 नंबर प्रश्न है प्रोकैरियोटिक जीनोम में होता है, यानी प्रोकैरियोटिक जीनोम में क्या होता है, बताइए। हिस्टोन के बिना डीएनए होता है, आरएनए होता है, हिस्टोन के साथ डीएनए होता है, ये ऑप्शन में डी में है केवल हिस्टोन होता है। क्या होता है, बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक जीनोम में हिस्टोन के बिना डीएनए उपस्थित होता है, यानी हिस्टोन के बिना क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, यानी कि हिस्टोन के बिना डीएनए
डीएनए, डीएनए क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। हिस्टोन के बिना डीएनए उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 होगा। अब 18 नंबर प्रश्न का आता है कि स्ट्रेटम है, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा, ये सी नंबर होगा इसका आंसर, स्तंभाकार उपकला। यानी कि स्ट्रेटम जर्मिनेटिव जो है किस प्रकार के उपकला का एक उदाहरण है? तो स्तंभ कला उपकला का, यानी स्तंभकार उपकला का एक उदाहरण है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कॉलुमनर एपिथेलियम, जैसे कि COLUMNAR, कॉलुमनियर एपिथेलियम, EPITHELIUM, एपिथेलियम, यानी हिंदी में कहते हैं स्तंभाकार उपकला। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। अब 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ऊर्जा है? यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि एक जीवाश्म ऊर्जा है? तो यहाँ पे कोयला जो है एक जीवाश्म ऊर्जा का क्या है? स्रोत है। यानी जीवाश्म ऊर्जा का उदाहरण क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, क्योंकि इसका निर्माण जो है पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के हजारों वर्षों तक जमीन में दबे रहने से होता है। यानी कि कोयला का निर्माण जो है होता है कैसे? कि पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं के हजारों वर्षों तक ज़मीन में दबने और रहने से, यानी दबने रहने से होता है। जबकि अन्य सभी ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। उसके अलावा जो ये सभी ऊर्जा स्रोत हैं, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, सब नवीकरणीय स्रोत हैं। सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, बायोगैस नवीकरणीय है और थर्मल पावर प्लांट भी नवीकरणीय है। थर्मल ऊर्जा भी क्या है? नवीकरणीय है। नवीकरणीय का मतलब जिसको हम दोबारा भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कोयला क्या है? अनवीकरणीय स्रोत है। एक बार ही ये यूज होगा, दोबारा नहीं होगा। जैसे कि सौर ऊर्जा ख़त्म नहीं हो सकता है, बायोगैस, थर्मल ऊर्जा ये सब ख़त्म नहीं हो सकता है, दोबारा भी इसको यूज कर सकते हैं इसका। चलिए आज का लास्ट प्रश्न है 20 क्वेश्चन। तो देखिए ये प्रश्न कहता है कि एड्स एक घातक होती है बीमारी है जो द्वारा, यानी किसके द्वारा यह फैलती है? एड्स एक वायरस है जो कि ये HIV वायरस है। एड्स जो है ये HIV वायरस है, ठीक नहीं? HIV वायरस है जिससे कि एड्स क्या होते हैं? फैलता है, यानी HIV वायरस से फैलता है। यह एक प्रकार का संक्रामक बीमारी है। यानी कैसा बीमारी है? संक्रामक बीमारी है जो वायरस के रक्त के संपर्क में आने से और शारीरिक संबंध बनाने से फैलता है। जो कि वायरस के संपर्क में आने से फैलता है, यानी जिसको वायरस है उसके संपर्क में आइएगा तो फैलेगा, नहीं तो शारीरिक संबंध बनाने में भी ये वायरस फैलता है। यानी कि जिस पुरुष या महिला में पहले से अगर जो HIV वायरस मौजूद है उसके साथ अगर जो कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं तो उसमें भी क्या हो जाएगा? HIV वायरस के माध्यम से एड्स रोग हो सकता है। इसीलिए ये एक कैसा बीमारी है? यह एक बताइए प्रोटोजोआ है, यह एक कवक है, यह एक जीवाणु है, यह एक विषाणु है। तो यह क्या है बताइए? तो यह एक मानव शरीर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। यह बीमारी क्या करती है? मानव शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसको कमज़ोर कर देती है। तो इसका आंसर क्या होगा ये बताइए? तो ये प्रोटोजोआ ये नहीं है, प्रोटोजोआ नहीं है, एक कवक फंगक नहीं है, एक जीवाणु रोग भी नहीं है। जीवाणु जनित रोग अलग होता है, ये एक विषाणु रोग है। कैसा रोग है? विषैला रोग है, यानी विषाणु इसको बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। तो आज के लिए यहाँ तक ही रहने देते हैं, अब अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।